स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th में केमिस्ट्री चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट में उस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इससे पहले आपको बहुत सारे वीडियोस में एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर के काफ़ी सारे कंसेप्ट को और लगभग 100% कंसेप्ट को प्रोवाइड कराया गया है। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसको हम लोग पूरा सिलेबस जब कवर अप कर लेंगे, यानी लेसन 2 जब खत्म कर लेंगे, चैप्टर जब खत्म कर लेंगे तो उसके बाद कवर कराया जाएगा। आज हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट के लास्ट टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए क्योंकि कहा गया है कि अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दिया जाएगा, इतना उम्मीद रखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो टॉपिक है आज का वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देखिए कुछ साल्ट होते हैं जिनमें जो होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है कुछ उसी तरीके से रिलेटेड है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन पर हम लोग ध्यान देते हैं। द साल्ट विच कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। वैसे साल्ट जिनके अंदर वाटर का कुछ मॉलिक्यूल अवेलेबल रहता है और उस वाटर के मॉलिक्यूल के होने के चलते ही वे साल्ट जो होते हैं अपने क्रिस्टल शेप को बना पाते हैं। यानी वैसे साल्ट जिनमें वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, तो वो उनमें वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल होने का मकसद क्या है, तो उस साल्ट को क्रिस्टल शेप में बना देना, मतलब साल्ट को दाने दाने के शेप में बनाना। वो अपना शेप तभी मेंटेन कर पाएगा जब उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अवेलेबल होंगे। The definition is the salt which contains water molecules to form their crystal structure is called hydrated salt। वैसे साल्ट जिनमें वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल है जिससे उनके क्रिस्टल से बना हुआ है, तो वैसे साल्ट को हम लोग बोलेंगे हाइड्रेटेड साल्ट। जिस साल्ट में वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड साल्ट। और जितना वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल है उस वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो साल्ट को हम लोग बोलेंगे हाइड्रेटेड साल्ट एंड द मॉलिक्यूलर पार्ट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, उस मॉलिक्यूलर पार्ट जिसमें पानी का जो अंश है, जल की जो मात्रा है, उस जल की मात्रा को हम लोग बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो कॉपर सल्फेट जो है वो तो एक साल्ट है, लेकिन इसके साथ ही अपना साल्ट फॉर्म तभी दिखा पाएगा, क्रिस्टल फॉर्म तभी दिखा पाएगा जब इसमें 5H2O अवेलेबल होते हैं। यानी पानी के 5 जो अंश होते हैं वो अवेलेबल होंगे, तब ये कॉपर सल्फेट अपने क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए ये क्या है, CuSO4 जो हो गया, इसको यहाँ पे हम लोग बोलेंगे हाइड्रेटेड साल्ट। कॉपर सल्फेट क्या है, हाइड्रेटेड साल्ट है। और यहाँ पे 5H2O जो है, इस 5H2O को हम लोग बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कोई आपसे पूछे कि कॉपर सल्फेट कैसा साल्ट है, तो आप बोलिएगा ये है हाइड्रेटेड साल्ट है। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि तो बताओ उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 5H2O जो होता है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो देखिए इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, 5 है तो उसके लिए पेंटा, H2O स्टैंड्स फॉर हाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये पेंटाहाइड्रेट जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और कॉपर सल्फेट जो है ये हाइड्रेटेड साल्ट। फिर यहाँ पे Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 जो हो गया ये हाइड्रेटेड साल्ट हो गया और 10H2O जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कोई दिक्कत नहीं। इसको पढ़ेंगे कैसे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 के लिए हम लोग डेका वर्ड यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फिर यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड साल्ट और 2H2O जो हो गया वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे बाईहाइड्रेट या डाईहाइड्रेट बोल सकते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, डाई स्टैंड्स फॉर 2। तो कैल्शियम सल्फेट हो गया हाइड्रेटेड साल्ट, 2H2O हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिर यहाँ पे आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, 7 के लिए हेप्टा वर्ड यूज करेंगे, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो आयरन सल्फेट जो हो गया वो हाइड्रेटेड साल्ट हो गया और हेप्टाहाइड्रेट यानी 7H2O जो हो गया वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया। साथ ही साथ इन सभी साल्ट के कलर आपको याद होने चाहिए। कॉपर सल्फेट जो होता है इसका कलर ब्लू होता है, सोडियम कार्बोनेट जो साल्ट होता है उसका कलर व्हाइट होता है, कैल्शियम सल्फेट जो होता है इसका भी कलर व्हाइट होता है, आयरन सल्फेट जो होता है उसका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, कुछ नोट्स है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड, इसको देखिए। WOC मैंने लिखा है, WOC यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आप इसको पढ़िएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन
गिव्स शेप, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड सम केस कलर ऑल्सो। यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन साल्ट में क्या क्या भूमिका प्ले कर सकता है, तो बहुत सारे साल्ट में अपने उसको शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। ये जितना पानी का अंश आप देख रहे हैं, जल का जितना मात्रा आप देख रहे हैं, ये सारे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इनका रोल क्या है साल्ट में, वो इस नोट में बताया जा रहा है। ये जो सभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ये साल्ट के शेप में, साल्ट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में और साल्ट के कलर में काफी ज्यादा अपने इंपॉर्टेंस शो करते हैं। ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट फ्री मॉलिक्यूल। अब ऐसा नहीं है कि कॉपर सल्फेट अलग निकलेगा और 10H2O अलग निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कॉपर सल्फेट और 5H2O हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, एक साथ रहेंगे। ये कभी भी वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो फ्री एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कॉपर सल्फेट से अलग नहीं है, ये कॉपर सल्फेट में ही है। ऐसा समझ में, कॉपर सल्फेट से अलग नहीं है, ये कॉपर सल्फेट के अंदर है। अब यहाँ पे तो बोलिए 5H2O को दिखाने की जरूरत क्या थी, तो हमने दिखाया उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, यानी कॉपर सल्फेट में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ये साल्ट से बाहर नहीं है, साल्ट के अंदर ही है। ठीक है। यानी व्हेन यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नॉट फ्री मॉलिक्यूल, ये फ्री मॉलिक्यूल नहीं होता है। एंड इट डज नॉट वेट वाटर, और ऐसा नहीं है कि ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो साल्ट को भिगा के रखता है, ऐसी बात नहीं है। ये तो उसको मॉलिक्यूल में है, तो जब उसका साल्ट जो है फ्रेश है, ड्राई है, तो मॉलिक्यूल जब ड्राई है तो कैसे भीगा हुआ रहेगा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसके पूरे स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, ना तो ये उससे अलग है, ना ही ये साल्ट, ये वाटर जो है उस साल्ट को भिगोता है यानी वेट करके रखता है। कोई दिक्कत नहीं। When hydrated salt are heated, they lose their water of crystallization and are called anhydrous salt। अब देखिए इन सारे साल्ट्स को अगर आप हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो गर्म करने के दौरान क्या होगा कि ये सारे जो हाइड्रेटेड साल्ट के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, ये जो होंगे ये इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, गैस में चेंज हो जाते हैं, और उसके बाद जो साल्ट है वो आपको ड्राई फॉर्म में मिलता है, सूखा फॉर्म में मिलता है, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 1% भी अवेलेबल नहीं होगा। तो वैसे साल्ट को हम लोग बोलेंगे एनहाइड्रोस साल्ट। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप हाइड्रेटेड साल्ट को गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के बाद जो वाटर ऑफ मॉलिक्यूल उसका इवेपोरेट हो जा रहा है, तो वो साल्ट ड्राई फॉर्म में हो जाएगा, सूखे फॉर्म में हो जाएगा। और वैसे ड्राई साल्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एनहाइड्रोस साल्ट। एग्जाम्पल देखिए, CuSO4 into 5H2, इसको आपने क्या किया, स्ट्रांगली हीट कर दिया, काफी तेज गर्म कर दिया इसको आपने। ये क्या होगा, कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा और 5H2O उसका जो पार्ट था वो अलग हो जाएगा, और ये कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का हुआ करता था एनहाइड्रोस साल्ट बन के ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O को आपने हीट किया है, कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O बन गया। ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है, मतलब कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O इसको आपने हीट करके वाटर को अलग कर दिया, कॉपर सल्फेट को अलग कर दिया, फिर उस कॉपर सल्फेट में वाटर मॉलिक्यूल को लेके ऐड करके और उसका रिएक्शन कराइएगा, तो फिर से यही साल्ट बन जाएगा। यानी ये अगर रिएक्टेंट है तो ये प्रोडक्ट है, फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो फिर ये मिल जाएंगे। ठीक। और ऐसे साल्ट को हम लोग एनहाइड्रोस साल्ट बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ साल्ट। साल्ट को हमने डिहाइड्रेट कर दिया, हम बोलते हैं ना गर्मी के दिनों में कि डिहाइड्रेशन हो गया था, यानी शरीर में पानी की कमी हो गई थी। ठीक उसी प्रकार साल्ट में पानी की कमी हो जाएगी, तो ऐसे साल्ट को हम लोग बोलेंगे एनहाइड्रोस साल्ट, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ साल्ट। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में फिलहाल इतना ही। जो भी बातें बताई गई उसको अच्छे समझिए। मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में, या सपोज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसके क्वेश्चन के माध्यम से भेजा जाएगा इन सारे कंसेप्ट को, तो आप लोग उसको अच्छे से कवर अप कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि लेसन 2 एसिड बेस एंड साल्ट में किसी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर दिक्कत है तो वीडियोस को बार बार देखिए, कोई उसके बाद भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।